नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में चल रहे एसआईआर पर विपक्षी नेता लगातार हमला बोल रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूछा, राज्य में 3 करोड़ से ज्यादा वोट कट जाएं, आप सोच सकते हैं ये लोग वहां वोट कटवा रहे हैं। सपा प्रमुख ने दावा किया कि यूपी की जिन जिन सीटों पर बीजेपी हारी है वहां वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा यह बीजेपी की साजिश है। अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने अखिलेश के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अखिलेश एसआईआर को हिंदू मुसलमान में ना बांटे, वो बचकानी बातें करने से बचे। ऐसे में आज धर्म संसद में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या धार्मिक मुद्दों के बिना राजनीति नहीं हो सकती? क्या एसआईआर पर हिंदू मुसलमान करना सही है? हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे और आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये समझना जरूरी है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर इस तरह की जो बातें हैं वो सबसे ज़्यादा आ रही है। चाहे आप पश्चिम बंगाल को देख लें, उत्तर प्रदेश को देख लें। हालांकि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल में ही चुनाव होने हैं, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा वक्त है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोप हैं अखिलेश यादव की तरफ से वो लगातार लगाए जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव के अनुसार देखिए कि एसआईआर पर भी किस तरह से हिंदू मुसलमान होता हुआ नज़र आ रहा है और अब देखना होगा कि क्या इस पे देखिए जब से एसआईआर को लाया गया है, जब से एसआईआर करवाया गया है, तब से ही आप देखिए कि ये मुद्दा संसद में सबसे ज़्यादा तेजी से आगे रहा है और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में लगातार कहा जा रहा है। मेरे साथ महंत राजू दास जी हनुमानगढ़ी से जुड़ रहे हैं, अयोध्या से मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी जी मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हैं और फाजिल अहमद जी भी मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं बरेलवी सर आप ही के पास आना चाहती हूँ। जो बातें अखिलेश यादव कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जिन जगहों पर हमारे वोट ज़्यादा हैं वहाँ पर वोट काटा जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर एसआईआर को एक बड़ा हथियार बनाया जा रहा है ताकि उनके वोट्स जो हैं वो कटे। कितनी सच्चाई इस बात में आपको लगती है? अखिलेश यादव जी की बातों में कोई सच्चाई नहीं है और ये पहला ऐसा मौका है कि जब भारत के मुसलमानों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ में अपने काम को अंजाम दिया। हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में किसी शहर गांव देहात का रहने वाला कोई भी नौजवान है, मुसलमान है और रह रहा था, वो उसने अपने घर संपर्क करके बहुत कायदे से फार्म भरा और साथ ही साथ हिंदुस्तान से बाहर फॉरेन कंट्री में रहने वाले जो लोग थे, खास तौर पर मुस्लिम जो अरब के खाड़ी देशों में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर बीएलओ से संपर्क किया, अपने माँ बाप से संपर्क किया, भाई बहनों से संपर्क करके फार्म बहुत कायदे से भरा और भर करके जमा किया, उसकी रिसीविंग ली, अपने पास भी जमा की, अपने मोबाइल में भी जमा की, अपने फाइलों में जमा की। और मैं समझता हूं कि अभी जो इस तरीके से फार्म जो भरे गए हैं, बड़ी जिम्मेदारी से मुसलमानों ने एक एक फार्म भरा है और किसी का नाम काटा नहीं गया, बल्कि नाम तो काटने का ये काम ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ऐलान किया है वो ये कोई काटने का नहीं ऐलान किया, बल्कि ये डाटा को दुरुस्त करने के लिए किया है कि कौन लोग कहाँ रहते थे, वहां से कहीं दूसरी जगह मुंतकिल हो गए या नहीं हुए, कितने लोगों का इंतकाल हो गया, जिंदा है या कुछ लोग रुखसत हो गए। तो इस तरीके से ऐसे करके डाटा को दुरुस्त किया गया है। हाँ, मैं आपको बताऊं कि जब सीए और एनआरसी का माहौल चल रहा था, लगभग 4.5-5 साल पुरानी बात है, तब यही समाजवादी पार्टी के लोग घूम घूम के मुस्लिम बहुल इलाकों में ये कह रहे थे कि तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी, तुम्हारी शरीयत खत्म कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मगर मुसलमानों के दरमियान एक डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया। उस डर और खौफ के माहौल की वजह से अभी जो एसआर के फार्म जो भरे गए, उन फार्म में दिलचस्पी ली और दिलचस्पी लेकर के एक एक करके फार्म कायदे से भर दिए गए। अखिलेश यादव तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं, उनको वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जमीनी हकीकत जानी है और हमने
कई और बूथों मुझे पे लगता है कि सर जा आजकल करके के देखा। ज़माने में ज़मीनी हकीकत जानने के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं होती और हर व्यक्ति अपनी वोट को लेकर, अपने अधिकार को लेकर काफ़ी सजग भी है। मैं आती हूँ आपके पास, महंत राजू दास जी, जो आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए जा रहे हैं, वो कितने आपको सही लगते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये वो मुद्दा बन गया है जो राजनीतिक दलों के लिए काफ़ी ज़्यादा फास्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। कहीं नाम कटने की टेंशन नजर आ रही है, तो कहीं नागरिकता साबित करने की टेंशन नजर आ रही है। और देखिए, बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद जी। आपको। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने जोड़ा है। विषय गंभीर है और विषय इस प्रकार से गंभीर है कि अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हम्म। उनको लगता है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, मुसलमानों को बरगलाएंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे, वो हमारा वोटर बना रहेगा। मुसलमान सिर्फ 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 समाजवादी पार्टी का वोटर है। मुसलमानों का कोई कल्याण नहीं, कोई मतलब नहीं मुसलमानों से। वोट डालो और उनको राजनीति करनी है। क्या मुसलमानों को लेकर दिया अखिलेश यादव ने? क्या कर दिया? क्या दे दिया मुसलमानों को? आज जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि मुसलमानों के नाम लेकर डरवाना, मुसलमानों को नाम लेकर धमकाना, यही है अखिलेश यादव जी जो कहते थे कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो उत्तर प्रदेश से मुसलमानों को भगा देंगे। कितने मुसलमानों को भगा दिया? कितने मुसलमानों का क्या नुकसान कर दिया? यही हमारा अयोध्या जिला है। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो आए दिन चौथे महीना दंगा हुआ करता था। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उस दंगे में जहां हिंदू बाहुल होता होगा वहां मुसलमान का नुकसान करता होगा, जहां मुसलमान ज्यादा होते थे वहां हिंदू का नुकसान करते थे? तो नुकसान तो दोनों तरफ से होता था। किसका कल्याण होता था भाई? आज जब से योगी जी की शासन सत्ता सरकार आई, कोई दंगा करने का प्रयास कर पाता क्या? उसको नंगा कर दिया जाता है। तो सबका तो भला है, सबका, सबके लिए आराम है। कोई नहीं चाहता दंगा हो, कोई नहीं चाहता बवाल हो, कोई नहीं चाहता फसाद हो। सीए, एनआरसी के नाम पर, अब एसआईआर के नाम पर जिस प्रकार से सिर्फ एक राग अलापना कि हाँ मुसलमानों के साथ जाति, मुसलमानों को भगाया जा रहा है। अरे भाई उसमें ये तो पूछा जा रहा है, जैसे मुसलमानों से पूछा जा रहा है वैसे हम लोग से भी पूछा जा रहा है। हम लोगों ने भी जो भी था, हम लोगों ने भी फॉर्म भरा, हम लोगों ने भी जमा किया। तो उसमें तो यही माता पिता, एड्रेस, पता, ये ना पूछा जा रहा है। तो इसमें किसी को बताने में कौन हर्ज है? काहे के लिए डर है भाई? रही बात रोहिंग्या, बांग्लादेशी, तो जो बाहर के घुसपैठिए हैं उनको तो बाहर जाना चाहिए ना। उनके नाम पर एक आध दो चार छह 10 20 50 100 अगर ऐसे बोकस वोटर, जैसे कि अब आपको घटना बता दे, मैं ही अपना बता रहा हूं, दुनिया छोड़िए। जैसे हम जिस वार्ड में हैं उस वार्ड में 2 बूथ पर मेरा नाम है, तो 2 बूथ पे नाम है तो आप 2 बूथ पे नाम तो कटना चाहिए ना, एक जगह नाम होना चाहिए ना, 2 पे नाम नहीं होना चाहिए। तो अगर एक जगह नाम हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हम गलत कर जाएं, इधर भी वोट डाल दें उधर भी वोट डाल दें, ये तो नहीं चलेगा ना। इसके जी। नाते सरकार अच्छा कार्य कर रही है। मुझको लगता है कि इसमें हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। जो मर चुके हैं उनका भी नाम है, जो 2-2 3-3 जगह से वोट है उनका भी नाम है, जो इस प्रकार के दूषित मानसिकता वाले जो घुसपैठिए थे उनका भी किंवदंती कहीं न कहीं नाम है। तो ऐसे नाम कटना चाहिए। इससे मुसलमानों को भड़काकर अपना रोजी रोटी सेक रहे हैं। अभी बहुत सुंदर महोदय ने कहा है, कितनी सुंदर उन्होंने बात कही है, लेकिन उसके अब उनके बोलने पे कुछ मुसलमान को ही मिर्ची लगेगी। करे मौलाना साहबुद्दीन तो वो ऐसे बोल रहे हैं। मौलाना साहबुद्दीन ने कितना सुंदर बात कही है कि इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जब कर नहीं तो डर क्या? जब हम गलत नहीं तो काहे का डर भाई? आखिर हम कागज जमा करेंगे ही, फार्म भरेंगे ही, तो हमको फार्म भरने में, जमा करने में क्या दिक्कत जा रही है? तो इसके नाते मौलाना साहब ने अच्छी बात कही है। मौलाना साहब के विचारों को समर्थन करते हैं, ठीक है। उनके विचार अच्छे। ठीक है। मैं आगे बढ़ते हुए अब देखिए कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि फाजिल अहमद जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। जो अखिलेश यादव बातें कह रहे हैं आखिर उसकी ज़रूरत क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया तमाम जगहों पर चल रही है उससे आखिरकार कुछ ही राजनीतिक दलों को तकलीफ है, और जो तमाम राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं क्या उसमें हिंदू और मुस्लिम को बांटने की कोशिश भी नजर आ रही है? देखिए, बांट कौन रहा है? बांट तो भाजपा रही है ना, एसआईआर कर रही है। लेकिन ये कहिए कि इससे मुसलमानों को नुकसान कर देंगे, नुकसान मुसलमानों को भगाई, कौन बोलता है? कौन डिटेंशन सेंटर बनाने की बात करता है?
कहाँ सरकार ने केंद्र सरकार ने कुछ ऐसी योजना बनाई है जहां डिटेंशन सेंटर बनेगा? लेकिन ये किसके लिए कहा जाता है? ये मुसलमानों को, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को डरवाया जाता है। 27 लाख बिहार के अंदर वोट नाम कटे। 27 लाख में अगर आप गई होती बिहार चुनाव के कवर में, तो कई सौ के बूथ पर कई सौ लोग आ रहे थे जिनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था। जिन्होंने फार्म भरा भी था उनका भी नाम नहीं था। अब उनको तो आपने मतदान से वंचित कर दिया। अब उनको दोबारा मौका मिलेगा? अब तो 5 साल बाद मिलेगा ना। तो आप लोकतंत्र को तो जड़े कमजोर कर रहे हैं। आप तो मताधिकार के से ही वंचित कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहीं से फाजिल अहमद जी आपके पास आऊंगी। आप लगातार इसको कंटिन्यू भी करिएगा। और इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दे। नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बिहार सरकार में मंत्री है नितिन नबीन। ये अहम जानकारी आपको दे दे। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। और आपको बता दें कि बड़ी जिम्मेदारी है निश्चित तौर पर, और ये जिम्मेदारी नितिन नबीन को मिली है। ये अहम जानकारी आपको दे दें। नितिन नबीन बने हैं बीजेपी के, एक तरह से आप समझिए कि बड़ा पद है ये। नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी है ये। और आपको बता दें कि काफी दिनों से ये जो योजना है वो चल रही थी कि आखिरकार ये पद किसे दिया जाए। लगातार जो मीटिंग है वो हो रही थी, और अब फाइनली अगर आप समझिए तो नए कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो नितिन नबीन बनाए गए हैं। और ये बड़ी जिम्मेदारी अब इनके ऊपर होगी। बहरहाल क्या कुछ वो जिम्मेदारी होगी ये भी देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि अब तक ये जिम्मेदारी जो है वो जेपी नड्डा संभाल रहे थे। लेकिन फिलहाल अब कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो बने हैं नितिन नबीन। तो अहम जानकारी आपको दे दें, जहां पर नितिन नबीन को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि अगर आप समझे तो बिहार में मंत्री ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब ये जिम्मेदारी मिली है तो आने वाले समय में किस तरीके से जो चुनाव होंगे उसमें इनकी जिम्मेदारी सामने आएगी, किस तरीके से जो भूमिका है वो सामने आएगी, ये देखना होगा। क्योंकि आने वाले समय में आपको बता दें पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, और भी उत्तर प्रदेश में उसके बाद, और कई राज्य हैं जहाँ पर चुनाव होने हैं, तमिलनाडु में। बहरहाल इस बीच अब ये बड़ा फैसला निश्चित तौर पर। और सीनियर एडिटर संजय शर्मा की मौजूदगी मेरे साथ है। अब संजय, नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन बनाए गए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? भ्रष्टाचार भाजपा से बीजेपी की आदत पड़ चुकी है कि लगातार चौंकाने वाले फैसले लगातार लेती रही है। और जिस तरह से नितिन नबीन का नाम बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के लिए आया है, उनको नियुक्त किया गया है, ये भी बड़ा चौंकाने वाला फैसला है। तो आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार चौंकाने वाले फैसले हो रहे हैं। जहां तक नितिन नबीन की बात है तो छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे, बिहार में मंत्री के पद पर आसीन थे, लेकिन जिस तरीके से उनको राष्ट्रीय जिम्मेदारी दी गई है, बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्धि भी है। क्योंकि पार्टी ने उनको सीधे सीधे ऊपर कहीं ऊपर पहुंचा दिया है। तो ये सभी बीजेपी के जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं उनके लिए एक बड़ा संदेश है, बड़ा मैसेज भी है कि किस तरीके से बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को देखती है, किस तरीके से अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को उठा करके ऊपर ले जा करके बिठाती है। तो बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन। और अब इसका मतलब साफ है कि बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को जल्दी चुनने जा रही है। ये बताया जा रहा है कि 2026 जैसे ही शुरू होगा, जनवरी में ही बीजेपी को अपना बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। अच्छा, अगर आप बीजेपी की बात करें संजय, तो जैसा कि आपने कहा है कि हमेशा वो चौंकाने वाले फैसले लेती है, मतलब कि कुल मिलाकर अब ये माना जाए कि नितिन नबीन को फिलहाल क्या क्या वो जिम्मेदारियां होंगी जो निभाते हुए नजर आएंगे नितिन नबीन? देखिए, फिलहाल बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, जिनका कार्यकाल पहले से खत्म हो चुका है, लेकिन वो अभी तक एक्सटेंडेड कार्यकाल पर चल रहे थे, उनका कार्यकाल लगातार बढ़ाया जा रहा था। तो आप कह सकते हैं कि अब नितिन नबीन को
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तमाम जिम्मेदारियां संभालनी होंगी, यानी कि जेपी नड्डा अभी तक जो जिम्मेदारियां संभाले हुए थे वो सारी की सारी जिम्मेदारियां नितिन नवीन की होंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो जेपी नड्डा चुनाव लड़वाने वाले थे, पश्चिम बंगाल के चुनाव की तैयारियां जो करनी थी उसको अब नितिन नवीन को अंजाम देना पड़ेगा। साथ ही साथ जेपी नड्डा, क्योंकि उनके पास लगातार 2 से 3 बड़ी जिम्मेदारियां पहले से मौजूद हैं। वो राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस है, वहां पर नेता है, राज्यसभा में सदन के नेता है सरकार की ओर से। इसके अलावा उनके पास में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का भी पद मौजूद है। तो 2 जिम्मेदारियां पहले से थी और इसके अलावा साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। तो अब नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में कुछ काम थोड़ा सा कम होगा जेपी नड्डा का, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष के नाते नितिन नवीन भी कई सारी जिम्मेदारियां संभालेंगे, संगठन की जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने, तमिलनाडु, केरला, आसाम, पुडुचेरी के में जो विधानसभा के होने, उनको लेकर के संगठन के जो लगातार जो एक्सरसाइज होनी है, संगठन को सक्रिय करना है, साथ ही साथ चुनाव लड़ाना है। तो इन सभी राज्यों की जिम्मेदारियां सीधे सीधे नितिन नवीन के हाथों में आ जाएंगी। और कहीं ना कहीं संदेश क्या देने की कोशिश है, और नितिन नवीन ही क्यों, ये भी बड़ा सवाल होगा संजय। बिल्कुल, नितिन नवीन को कहां से निकाल के लाया गया, कहां से खोज कर लाया गया, ये बात तय हो चुकी थी कि जिस तरीके से हमने देखा जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष बनाने की बात हुई तो केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को वहां पर भेजा गया। पंकज चौधरी कुर्मी समुदाय से आते हैं, उनको वहां पर यूपी का बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया, ये सोच करके बनाया कि कुर्मी वोट बीजेपी को इस बहाने मिलेंगे और पिछड़ा वर्ग में एक अच्छा मैसेज जाएगा, ओबीसी वर्ग में, ओबीसी समुदाय में एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन ये बात तय हो चुकी थी कि बीजेपी का जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो हो सकता है सामान्य वर्ग से मिले। तो हो सकता है नितिन नवीन की नियुक्ति राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जो की गई है वो इसी बात को ध्यान में रख करके की गई है, क्योंकि अब सामान्य जाति को भी मैसेज देना है, संदेश देना है, साथ ही साथ नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनना है। तो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष अब कौन होगा, किसको बीजेपी बनाएगी, और उसके बाद में फिर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का क्या होगा, क्या यही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे भावी, ये भी देखना होगा। ठीक है, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया संजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बहरहाल तो नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, देखना यह होगा कि आने वाले समय में किस तरह से अपने तमाम कार्यों को करते हुए नजर आएंगे। बहरहाल आपको बता दें, एसआईआर पर जो हंगामा है वो लगातार चल रहा है। अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उन जगहों पर वोट काटने की कोशिश है जहां पर बीजेपी को कम वोट मिलते हैं। बहरहाल आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और तमाम जो मेरे गेस्ट हैं उस साथ में जुड़े हुए उसके बाद चर्चा की भी करेंगे शुरुआत एक बार फिर से। एसआईआर पर रार जारी है सियासी तकरार, संसद से सड़क तक बवाल, विपक्ष पूछ रहा सवाल। एसआईआर पर सियासी तूफान कब थमेगा घमासान? देश भर में एसआईआर पर सियासी घमासान जारी है। एसआईआर को लेकर विपक्ष बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग वोट काट रहा है जिससे बीजेपी को फायदा मिल सके। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधा और एक बार फिर कहा कि इलेक्शन तो तब अच्छा होगा जब सभी को वोट डालने का मौका मिलेगा। लेकिन इधर जो एसआईआर की एक्सरसाइज हो रही है वो वोट काटने के लिए हो रही है। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट को लेकर जारी एसआईआर प्रक्रिया के बीच अखिलेश यादव ने बेहद चौंकाने वाला दावा कर डाला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जहां जहां हार जाती है वहां वोट कटवा देती है। अखिलेश ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि यूपी में 3 करोड़ वोटरों के नाम हटाए जाने वाले हैं। जिस सीट से मैं चुना गया हूं वहां 2 लाख वोटरों के नाम कटने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जिस सीट से मैं चुनकर आता हूं अभी जो डेटा निकलकर सामने आया है वो ये है कि यहाँ 2 लाख से ज्यादा वोट काटे जा रहे हैं। हमारे बगल में फर्रुखाबाद है, वो भी समाजवादी पार्टी की सीट रही है, वहां भी लगभग 2 से 2.5 लाख वोट कट रहे हैं। अगर एक पार्लियामेंट्री क्षेत्र में 2 से 3 लाख वोट कट जाएंगे तो चिंता की बात है।
एसआईआर जब बिहार में शुरू हुई तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने विरोध किया, तो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक में जाने पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देशों के बाद इलेक्शन कमीशन और सरकार ने स्वीकार किया। लेकिन इधर ये जो एसआईआर की एक्सरसाइज है, ये एसआईआर की एक्सरसाइज वोट जोड़ने के लिए होनी चाहिए, वोट काटने के लिए नहीं होनी चाहिए। बिहार में बड़े पैमाने पे वोट काटा क्योंकि आज डेटा अवेलेबल है, बूथ लेवल पे डेटा अवेलेबल है, तो बीजेपी जहां जहां हार जाती है वहां वोट कटवा देती है। यूपी में 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुन करके आता हूं, अभी जो डेटा निकल करके आया वो है कि 2 लाख से ज्यादा वोट कट रहा है। और हमारे बगल में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है फर्रुखाबाद, वो भी समाजवादी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, वहां भी लगभग 2-2.5 लाख वोट कट रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने भारत के नागरिकों की मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए एसआईआर कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके जरिए पूरे भारत में मतदाता सूची दुरुस्त की जा रही है। इस काम को पूरा करने के लिए हजारों बीएलओ और सरकारी कर्मचारियों को लगाया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मकसद कोई हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक माहौल तैयार करना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि किस क्षेत्र में कितने मतदाता हैं और कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए या कितने लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अखिलेश यादव चुनाव की इस मुहिम को हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बांट रहे हैं, वो बचकाने बयान दे रहे हैं। अखिलेश का कहना है कि इलेक्शन कमीशन मुसलमानों के वोट काट रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बचकानी बातें कर रहे हैं। शाहबुद्दीन बरेलवी ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि समझदार नेता हर चीज पर हिंदू मुस्लिम का लेबल नहीं लगाते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदाता सूची को दुरुस्त और सही करने के लिए एसआईआर का प्रोग्राम शुरू किया और सरकार के हजारों कर्मचारी बेलोज की शक्ल में काम कर रहे हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्कत करके इस काम को अंजाम दिया। इसका मकसद ये है कि मतदाता सूची को दुरुस्त करना, डाटा को सही करना, कौन कहाँ कितने जगह पे कितने लोग हैं और कहां से कहां दूसरे जगह पे मुंतकिल हो गए हैं, कितने लोगों का इंतकाल हो गया, इन तमाम सूचियों को दुरुस्त करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन ने मुहिम शुरू की है। मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने एसआईआर के मामले पर कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार ये देखने को मिला कि मुसलमानों ने बड़ी जिम्मेदारी से काम किया है। मुसलमान देश के किसी कोने में मजदूरी काम कर रहा है, उसने अपने परिवार से संपर्क करके जिम्मेदारी के साथ एसआईआर के फॉर्म भरवाए, बीएलओ से बराबर संपर्क साध कर फॉर्म की कमियों को पूरा किया और अपने आप को सुरक्षित करने का काम किया। एसआईआर पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर इस पर भी क्यों हिंदू मुस्लिम एंगल निकाला जा रहा है? क्या बिना धार्मिक मुद्दे उछाले सियासत संभव नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए लगातार हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मेरे तीनों गेस्ट मौजूद हैं। फाजिल अहमद जी, जब पिछली बार अभी आपसे बात हो रही थी तो आपने तमाम वो बातें कही, लेकिन एक बात ये भी तो समझने वाली है कि एसआईआर ज़रूरत इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये लंबा वक्त गुजर चुका है। ऐसे में ये पता करना कि कौन सा व्यक्ति है भी या नहीं, किस व्यक्ति ने अपनी जगह बिल्कुल बदल ली है, ये वो तमाम बेसिक चीज़ें हैं जो एसआईआर के जरिए हो रही हैं और ये पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ऐसे नहीं तो फिर कैसे, रास्ता क्या नजर आता है आपको? एसआईआर कोई बड़ी चीज नहीं है। हर चुनाव से पहले भारत के, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे गांव के मुखिया का चुनाव हो, इलेक्शन से थोड़े दिन पहले ये एक्सरसाइज चुनाव आयोग हमेशा करता रहता है। नए नाम जोड़ता है, पुराने नाम काटता है, ये सब होता रहता है। लेकिन एसआईआर करके एक पैनिक खड़ा कर दिया जाए, एक लोगों में दहशत। कौन कह रहा है कि वहां पे डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे? कभी किसी प्रधानमंत्री ने कहा या कोई बिल पास हुआ लोकसभा में कि डिटेंशन सेंटर बनेगा उत्तर प्रदेश के अंदर? ये दहशत कौन फैला रहा है?
जो सरकार में इस तरह की बातें कर, यही लोग तो डरवा रहे हैं ना। जब डरवाते हैं तो नागरिक को तो डर लगता ही है। भाई सरकार के आगे लोगों को तो डर नहीं लगना है ना। तो ये जो किसको डर तमाम लगता तरह की है? बातें होती किससे डर लगता है? भारतीय जनता फाजिल अहमद पार्टी जी, किससे डर लग मुसलमानों रहा के, है? दलितों के और पिछड़ों के प्रति जिस तरह की संवेदना रखती है वो जग जाहिर है, इसलिए लोगों में भय रहता है। किसको भय है? ये कुछ कह रही थी। फाजिल अहमद जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? ये भी आ रही है, बोलिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि किसको कुछ कह भय रही है? थी जो बात आप कह रहे हैं उस बात को साबित कैसे किया जाए? किसको भय है? मतलब किस चीज का भय है और क्या भय मुसलमानों है? को, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को भय है। अच्छा, को और तो वो यही बोल तो नहीं गरीब पा लोग रहे हैं हैं? ना। और वो बोल नहीं पा सुन रहे लीजिए, हैं? बिहार के अंदर जब हाँ। बिहार के अंदर चुनाव हो रहा था, हम्म बहुत से लोग बूथ से वापस जा रहे थे, हम्म जिन्होंने एसआईआर फॉर्म भरा भी था, फिर भी उनका नाम कट गया था। अच्छा। ऐसे बहुत से लोग बूथ से वापस गए। हाँ, लेकिन और वो लोग चुनाव अब आयोग की 5 साल तरफ के से भी बाद कहा उनका- गया कि ये वो लोग हैं जिनके नाम जो हैं कहीं ना कहीं किसी वजह से नहीं है। बहरहाल मैं आती हूँ, आप ही का सवाल लेकर मैं जाती हूँ। एक मिनट और बस, आपको मालूम है बरेली में एक एफआईआर हुई है? आपको ये पता है कि वो आदमी खाड़ी देश में कहीं नौकरी कर रहा है, तो उसकी माँ ने उसकी जगह उसका फॉर्म भर दिया और लिख दिया नीचे माता, रिलेशन में माता लिख दिया, उसके ऊपर एफआईआर हुआ है। ये मालूम है आपको? कभी हुआ था इससे पहले एफआईआर, एसआईआर के नाम पर पूरे देश ठीक में? है, ठीक है। कोई माँ अपने मौलाना बच्चे का शहाबुद्दीन फार्म तो बरेलवी भर ही जी, सकती है। जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, वो डरे हुए हैं एसआईआर से, और कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं सिर्फ परेशानियां ही हैं एसआईआर से। सर, आप जरा अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। अच्छा, देखिए, आवाज आ रही है मेरी? जी, अब आपकी आवाज आ रही है, बेहतर। अच्छा, प्लीज कंटिन्यू। मैं कह रहा हूं कि हाँ। जो आपका सवाल है कि डरे हुए हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, कोई डरा हुआ नहीं। ये मेरा सवाल नहीं है सर, ये थोड़ी देर पहले फाजिल अहमद जी ने जो कहा है वो मैं आप तक पहुंचा रही थी। अच्छा 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 जी। मैं सुन रहा था, फजील साहब कह रहे थे कि बरेली में एफआईआर हुई है। बरेली में एफआईआर नहीं हुई, मैं जानकारी के लिए बता दूं, वो एफआईआर हुई है रामपुर में। और रामपुर में एफआईआर जो हुई है, वो दरअसल हुआ क्या कि वो लड़का रहता है दुबई में, और उसकी माँ ने उस लड़के के दस्तखत कर दिए थे। थोड़ा सा मिस्टेक थी, टेक्निकल जानकारी ना होने की वजह से, इस वजह से गलती हो गई थी। खैर, वहां पे लोगों ने उसको सुधार भी लिया, कोई ऐसी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ अयोध्या के महंत राजू दास जी ने जो बातें कही। वहाँ के मशहूर मजहबी रहनुमा हैं राजू दास जी, और इन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही, और मैं इनकी बातों की तस्दीक इसलिए करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त डर और खौफ का कतन कोई माहौल नहीं है। डर और खौफ का माहौल समाजवादी पार्टी की जब गवर्नमेंट हुआ करती थी तब हुआ करता था। गुंडागर्दी, बदमाशी, जगह जगह लूट खसोट और पारदर्शिता नहीं थी। इंसाफ मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अभी आप देखिए कि इस वक्त आप रात के अंधेरे में 2 बजे 1 बजे रात में कोई भी अकेला चला आए, किसी को कोई डर और खौफ नहीं है। कोई चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। पहले तो रात में निकलना दुश्वार था, और दूसरी बात यह है कि हर महीने में कहीं न कहीं किसी न किसी 75 जिलों में किसी एक जिले में दंगा हो जाता था। मगर अब इस वक्त उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है और लोग अमन सुकून और शांति से रह रहे हैं। हाँ, इतना बड़ा प्रदेश है तो कुछ घटनाएं तो जरूर होंगी और होती रही हैं, और भविष्य में भी कयामत तक भी होती रहेंगी। चाहे योगी आदित्यनाथ की जगह मौलाना शहाबुद्दीन को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो भी घटनाएं होंगी, महंत राजू दास जी को बना दिया जाए तो भी घटनाएं होंगी, मगर फिर भी बहुत कंट्रोल है, बहुत कंट्रोल है। ठीक है, और बहुत कंट्रोल है काफी हद तक। ठीक है, मैं आती हूं आपके पास महंत राजू दास जी। जो एसआईआर को लेकर तमाम आरोप है, और खास करके अखिलेश यादव का ये कहना कि उन जगहों पर ही सबसे ज्यादा लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जहां पर हमें वोट ज्यादा मिलते हैं। मतलब कुल मिलाकर जो उनका कैलकुलेशन है वो ये कहता है कि चुन चुन कर जो इलेक्शन कमीशन है वो ऐसे लोगों के वोट काट रही है जो कि दूसरी पार्टी को, मतलब कि जो विपक्ष है उसको सपोर्ट कर रहा है, और सरकार को सपोर्ट कर रहा है और विपक्ष को कमजोर कर रहा है। यह आरोप कहां तक आपको सही लगते हैं, और कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि एक वर्ग बहुत ज्यादा डरा हुआ है अभी भी एसआईआर को लेकर? नहीं, डरा वही है जिनके मन में चोरी है, डरा वो है जिनके मन में ऐसे हीन भाव और भावना है, डरा वो है जो 1-1, 2-2, 3-3 जगह अपना नाम बना के रखा है।
हम सैकड़ों नाम उपलब्ध करा देंगे, चाहे वो हिंदू पक्ष का हो चाहे मुस्लिम पक्ष का हो, जिन्होंने 2-2 3-3 जगह नाम डाल रखा है और 2-2 3-3 जगह वोट देते हैं, डालते हैं। आप सोचिए कितना गंभीर विषय है। तो अभी मैं सुन रहा था कि एक महोदय बोल रहे थे कि दलित, ओबीसी, एससी, अल्पसंख्यक, गजब बात करते हो भाई। फैक्ट आप जानना नहीं चाहते, फैक्ट आप मानना नहीं चाहते। अगर पत्रकार कोई आपको पूछा मुसलमानों के बारे में तो फिर आ जाएंगे आप दलितों पे, आ जाएंगे ओबीसी पे, तुरंत हिंदुओं को बांटने के लिए तुरंत तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं सरकार की, सरकारी मिशनरी की, सरकारी संस्थान का जो प्रयास करा है, स्वाभाविक है। मैं मानता हूं कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, घुन का कोई दोष नहीं होता है, फिर भी पिसता है तो स्वाभाविक है। जब इतने बड़े काम है तो एक आध दो गलती हो सकती है, तो एक आध दो गलती को लेकर सरकार के ऊपर इस प्रकार से सरकारी संस्थान, सरकारी मिशनरी के ऊपर आरोप लगाना ये कहीं से वाजिब नहीं है। रही माननीय अखिलेश जी का, तो अखिलेश जी को डर ये है, डर वो नहीं है कि वोट काटा जा रहा है, डर ये नहीं है। डर ये है कि अगर वो हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो मुसलमान कैसे लामबंद होगा, मुसलमान कैसे डरेगा, कैसे मुसलमान उनके साथ खड़ा होगा, कैसे मुसलमान उनको वोट करेगा। मैं कहता हूं आज माननीय अखिलेश जी घोषणा कर दे कि हम मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाते हैं, अपने से हटके कर दे। अभी महोदय बोल रहे थे एक, उन्होंने बहुत बोला कि ऐसा वैसा, ये नहीं है। विषय है कि इस प्रकार से जो कार्य और काम हो रहा है वो समाज के हित में। आज पूरा प्रदेश में कोई भय का माहौल नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं एकदम कि शांत वातावरण नाम में। जो है काटे जा रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों को जो वोट देते हैं हमें। कुल मिलाकर अखिलेश तो मैं यादव का ये बड़ा आरोप है। नहीं नहीं, हम तो कह रहे हैं जब राजू दास का 3 जगह मैंने बताया ना, अपना नाम मैंने बता दिया, हमने अपना बता दिया कि 2 जो है 2 बूथ पे नाम है। तो जब राजू दास का नाम कट रहा है तो भाई तकलीफ तो होगी ही। राजू दास जो अखिलेश जी के समर्थक हैं तो उनको लगता है कि 2 वोट राजू दास दे रहे थे, अब राजू दास एक ही वोट हमको करेंगे, तो ये तो तकलीफ होगी। ये तो इसके नाते वो बोलेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए इस विषय को लेकर। मौलाना साहबुद्दीन साहब ने जो कहा है कि देखिए आज शांति का माहौल है, कभी दंगे होते थे, कभी घर से निकलना मुश्किल होता था, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुसलमान पक्ष हो, तब तकलीफ तो दोनों पक्षों को होती थी। कोई इस प्रकार से जम्मू कश्मीर जैसे थोड़े ना कि नाम पूछकर गोली मारता था। यहाँ तो जब कोई दंगा फसाद बवाल हुआ तो जब आग आपने लगाया तो हिंदू का भी मकान जलेगा और मुसलमान का भी मकान जलेगा जब दंगा आप करोगे। तो परेशान तो दोनों पक्ष होता था। लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर कोई सुरक्षित है, सबसे ज्यादा अगर कोई लाभ में है, सबसे ज्यादा अगर कोई शांत वातावरण, ठीक है, आपको लगता है महंत राजूदास जी कि एसआईआर की ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है इसको कुछ और अलग तरीके से कराया जा सकता था, थोड़ा टाइम लेके कराया जा सकता था? क्योंकि अभी अब अगर आप उत्तर प्रदेश की ही बात कर लीजिए तो यहाँ पर तो चुनाव में थोड़ा वक्त है ना, तो आराम से थोड़ा टाइम लेकर किया जा सकता था। ऐसा लगता है आपको कि जल्दबाजी में कहीं ना कहीं गलतियां ज्यादा शायद होंगी? नहीं नहीं, ठीक है, प्रशासन लगा है अपने तरीके से और मुझको लगता है कि प्रशासन इस पर पुनर्विचार करेगा और टाइम आगे करेगा और फिर दोबारा प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। ये तो प्रशासन के ऊपर है, प्रशासन करेगी ही करेगी। जब प्रशासन को लगेगा हाँ बहुत लोग छूट रहे हैं, चाहे उनको लगेगा बहुत लोग अभी भी फर्जी बोकस वोटर हैं, गलती हो गई है, तो ऐसा प्रशासन के लोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या उनको है, पेट में दर्द उनको है, तकलीफ उनको है जो चोर हैं, जो मक्कार हैं, जो चोरी करने का भाव और भावना रखते हैं, जो मुसलमानों को बरगलाकर सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, मुसलमान सिर्फ उनका वोटर है, यह भाव के लेकर वो जो भड़काने का प्रयास करते हैं, तकलीफ उनको है, बाकी किसी को नहीं। ठीक है, कहीं कहीं मौलाना शहाबुद्दीन जी, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इससे किसी एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जो ये सोच रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को टारगेट करने के लिए एसआईआर लाया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने लगातार समय समय पर तमाम वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो सामने रखे हैं, लेकिन क्या वो काफी नहीं है? और एसआईआर की प्रक्रिया जो इस तरीके से हो रही है उससे किसी वर्ग को डराना कितना सही है? मैं महंत राजू दास जी का मैं समर्थन करता हूं, उनके वक्तव्यों का, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। और जो आपका सवाल है ये कहीं भी किसी एतबार से किसी को डराने वाला, खौफ दिलाने वाला,
नहीं है, ना भ्रमित करने वाला। भ्रमित तो अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो डरा रहे हैं। आपको याद होगा बहुत पहले जब सीए कानून आया था, उस वक्त भी मैंने ये बार बार बात तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से कही थी कि सीए कानून से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, और ये कानून जो है वो शहरियत देने वाला है, शहरियत को छीनने वाला नहीं है। आज देख लीजिए 4.5 साल 5 साल हो गए, किसी भी एक मुसलमान की शहरियत नहीं छीनी गई। और उस वक्त यही समाजवादी पार्टी के नेता और भी दूसरी पार्टियों के कुछ मुसलमान नेता, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयतुल उलमाए हिंद, जमात इस्लामी, ये सब लोग घूम घूम करके मुसलमानों को डरा रहे थे, खौफ दिला रहे थे, गुमराह कर रहे थे, कह रहे थे तुम्हारी शहरियत छीन ली जाएगी, ये ऐसा कानून है। अब इतना लंबा अरसा गुजर गया, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग इस तरह के बयानबाजी कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं पूरे भारत में किसी एक आदमी का नाम कोई दिखा दे कि उसकी शहरियत छीनी गई हो, या उसकी नागरिकता खत्म कर दी गई हो, या उसको मुल्क बदर कर दिया गया हो। हरगिज नहीं, एक का भी नहीं हुआ। ये सिर्फ जो है ये जो सियासत करने वाले लोग हैं, वोट बैंक की जो सियासत करते हैं, ये लोग इस तरीके से उलझुल बातें करते हैं। कभी ऐसा नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के दौर से लेकर के अब ये जो दौर है, मौजूदा दौर में अमन, सुकून और शांति है। इक्का दुक्का घटनाएं जरूर होती हैं। मैं एक मिसाल मैं अपने बूथ की देता हूं। मैं फार्म भरने के लिए, जमा करने के लिए बीएलओ के पास में गया, तो बीएलओ से मैंने कुछ सवाल जवाब किया, तो बीएलओ ने बताया कि आपके बूथ पे 125 लोग वो हैं जो यहां से जा चुके हैं कहीं और दूसरी जगह पर, और फिर उसने ये भी बताया कि 125 वो लोग हैं जो इंतकाल कर चुके हैं। तो ये लगभग 125 तो आप समझिए कि 250 लोग हो गए। तो अब इतने बड़े लोग, यानी हर बूथ पर इस तरह के लोग मिले। अब जैसे महंत राजूदास जी कह रहे थे कि एक एक जगह पर एक आदमी 2 जगह 3 जगह वोट डालता था। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। गांव के लोग जो पलायन करके शहर में आए, या शहर के जो लोग दूसरी जगह चले गए, उनके 2 वोट जरूर थे। अब ये 2 वोट कट गए, जिनका इंतकाल हो गया उनका कट गया, जो कहीं दूसरी जगह मुंतकिल हो गए उनका कट गया। इस तरीके से एक छटनी हुई है, डाटा फ्रेश हुआ है, वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया गया है। ये चीज जो है वो अखिलेश यादव को खल रही है। ठीक है, मगर मैं बता रहा हूं ठीक है कि सर, जो बात आप कह रहे हैं ना, जरा एक बारी जवाब भी मैं ले लूं। फजल अहमद जी, कहीं ना कहीं जो तमाम बातें हो रही हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये चाहे हम सीए की बात करें या फिर जब भी एसआईआर की हम बात करें, ऐसा कोई भी मुद्दा आता है तो सिर्फ विपक्ष में है मुद्दा उठाना है, इसीलिए इन बातों को उठाकर यूज किया जाता है, उसे दो समुदायों के बीच में मतभेद पैदा करने के लिए, जो स्थितियां होती है उसको क्रूशियल बनाने के लिए। फाजिल अहमद जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि कई पार्टियां ऐसा करती हैं समय समय पर? देखिए, मौलाना शहाबुद्दीन साहब आलिम दीन है हमारे, उनको सियासत के दांव पेच नहीं मालूम। वो एक दीनी आदमी है, उनको राजनीति कैसे होती है, राजनीति में क्या क्या होता है, यहाँ तो गला कट जाता है, नाम काटना तो बहुत दूर की बात है। तो राजनीति के दांव पेच को जानना बहुत जरूरी होता है। यदि जो नहीं जानेगा तो वो इसी तरह की बातें करेगा। अच्छा, सियासत में क्या होता है, मुसलमानों से खुला दुश्मनी कौन रखता है, कौन हमारी मस्जिदों को शहीद करता है, कौन हमारे दीन पर हमला करता है, मदरसों को बंद करने की बात करता है, कौन इस्लाम विरोधी बात करता है, क्या ये बातें नहीं लोग देखते, या हमारे आलिम दीन नहीं देखते? जब वो हमको हमारे इस्लाम पर हमला करते हैं, हम पर हमला करते हैं, कौन इस्लाम पर सीए हमला की कर रहा है, बात किस किया तरीके उन्होंने। से? फाजिल अहमद जी, बी स्पेसिफिक। सीए एनआरसी लाने, सीए आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान सड़क पे उतरा पूरे देश में, तब सरकार ने वो कदम अपना वापस लिया। नहीं तो एनआरसी में क्या बातें, आपके ही टीवी पर क्या बातें होती थी, आपके ही चैनल पर क्या बातें होती थी, कोई भूल गया है? उसी सीए आंदोलन में हजार
अरे फाजिल अहमद जी, चलिए हम वापस आपके पास आएंगे। कहीं ना कहीं महंत राजू दास जी, जो बातें कही जा रही है फाजिल अहमद जी की तरफ से, कहा जाता है बिल्कुल, वो तो स्पेसिफिकली नाम ले लेते हैं और कह रहे हैं कि भाई हमें डराने की, हम पर कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सर ये भी बात है कि जब जब SIR CAA जैसे मुद्दे आते हैं तो कहीं ना कहीं कई पार्टियां इसे हाईजैक करने की कोशिश करती हैं अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, और इसमें आम जनता को भी घसीटा जाता है। नहीं देखिए, वो राजनीति से प्रेरित होकर भाव और भाषा बोल रहे थे, निष्पक्षता पूर्वक नहीं बोल रहे थे। जैसे अभी मौलाना साहब उद्दीन साहब शुद्ध रूप से बड़े मुस्लिम स्कॉलर है, धर्मगुरु है। देखिए इतने बड़े धर्मगुरु मेरी आवाज आ रही है? से निष्पक्ष होकर बोल रहा है। मैं आती हूँ आपके पास वापस। नहीं, इस प्रकार से निष्पक्ष होकर बात को रख रहा है, तब वो उनको भी डरा रहे कि उनको राजनीति नहीं मालूम, उनको राजनीति से समझना चाहिए, बोलना चाहिए। सी और NRC पर कितने मुसलमानों ने जो है वो बवाल किए, तो बवाल किया तो नुकसान किसका हुआ? CA NRC पे कहीं नहीं। जब खुलकर अमित शाह जी ने, खुलकर तमाम राजनीति के लोगों ने कहा कि CA और NRC यह देश में रहने का अधिकार देता, किसी का अधिकार छीनने का काम और कार्य नहीं करता है, तब भी ये लोग नहीं माने। तमाम मुस्लिम नौजवानों को, युवाओं को जो है दंगे में घसीट दिया, ढकेल दिया, जेल भेज दिया, मतलब लाठी चार्ज कराए। मतलब इस भाव और भावना से कभी देश में शांति चाहते नहीं, एकता चाहते नहीं। मैं एक बार बस, अब सर थोड़ी सी समय की कमी है, फाजिल अहमद जी आप अपनी बात को पूरी भी कीजिएगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको मानना पड़ेगा कि जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, कम से कम वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित नजर आती है। जी फाजिल अहमद जी। देखिए, आपको नजर आएगी, आपकी मजबूरी, आप चैनल में एंकरिंग कर रही हैं, लेकिन आम मुसलमान से जब आप पूछेंगे ना, अच्छा, ये मतलब छोड़ दीजिए जो आपके दिल्ली में मौलाना बैठते शहाबुद्दीन हैं। बरेलवी जी मुसलमान नहीं है, सच्चे मुसलमान नहीं है, या हम मुसलमान तो नहीं है? फिर आपने लड़ाने की बात कर दी। अब बात ही आपने ऐसी फिर कर रहे लड़ाने की हैं बात आप, कर अब दी। फिर बात ही खुद आप मैंने ऐसी ये कर रहे हैं। कहा अब जब मैं कह दूं तो लड़ाने की बात हो गई। आप कह रहे हैं आप मुसलमान नहीं है, तो जो मुसलमान है मैं तो उनकी बात करूंगी ना फिर। देखिए, अखाड़े के दाव को पहलवान ही समझता है, दूसरे लोग नहीं समझते। चलिए कोई समझ बात रहे हैं नहीं आप? सर, जो सियासत जानता है या सियासत में है, वो उसकी गहराई को समझता है। हर कोई नहीं समझता है। ठीक है, क्या हुआ उसके आप बाद? सियासी चश्मे से इन तमाम चीजों को देख रहे हैं। बहरहाल सर, समय की थोड़ी कमी है। 1 लाख लिंचिंग केस का मुकदमा वापस किया जा रहा है, या यही इंसाफ है? 1 लाख लिंचिंग केस को वापस लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है भाई वापस? सियासत ही तो है। किसको छोड़ने की बात की जा रही है? ठीक है सर, मेरे क्यों पास वापस समय की कमी है, मैं यहीं पे थोड़ा सा ये रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया, अदालत को फैसला करने आप दीजिए। सभी